कैसे हो बच्चों। तो कल पढ़ रहे थे हम क्या, कल पढ़ रहे थे कि इंट्रोडक्शन किए थे चौथे चैप्टर की, जो मूविंग चार्जेज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, चौथा चैप्टर है आपका। इसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिए थे कि क्या कैसे पता चला हमें कि कोई करंट कैरिंग वायर ही क्या करता है, अपने अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ठीक है, बात 2000 साल पहले थी जब हम जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी अलग होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है, अलग होता है। दोनों का इंटीमेट रिलेशन जो था वो कौन बताया, ओस्टेड ने बताया एक एक्सपेरिमेंट में, जिसमें उन्होंने करंट कैरिंग वायर और बगल में एक मैग्नेटिक कंपास रख के देखा तो उसमें डिफ्लेक्शन शो किया, जिसकी बदौलत उन्होंने बोला कि करंट कैरिंग वायर अपने अगल बगल इन्वायरमेंट में क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, बहुत ही रिमार्केबल डिस्कवरी थी। उसके बाद मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया एक, जैसे कूलम्स ला था इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैसे मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मोर प्रिसाइजली, उसको पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, बायोट-सेवर्ट लॉ की। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ का एक बार जल्दी से रिकैप करता हूँ मैं। क्या किया गया था कि कोई करंट कैरिंग वायर है और इस पॉइंट पे कहीं भी पॉइंट पी ले लेना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा सा लेंथ एलिमेंट काट लेंगे, उसको बोलेंगे dl। यहाँ से इस पॉइंट P पर, जो कि जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r है, या r, वहाँ से यहाँ से इसकी दूरी क्या है, r है। यहाँ पर एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम बता सकते हैं कि dB इक्वल्स टू कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है इस मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का। अगर वेक्टर फॉर्म में कहूँ, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, तो लिखोगे dB वेक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहाँ क्या हो जाएगा dl क्रॉस r अपॉन नीचे क्या हो जाएगा r क्यूब। ठीक है, ये दोनों कल मैंने डिस्कस कर लिया था। क्यों dl क्रॉस r लिखते हैं, क्यों, क्योंकि dl क्रॉस r से ही dl और r के बीच में क्या बनता है, थीटा एंगल बनता है। तो जब dl से r की तरफ आओगे, dl से r की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो पॉइंट है और जो तुम्हारा P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उस वजह से मैंने बता दिए थे, कल डिस्कशन हो चुके हैं। अच्छा, तो ये दोनों है, ये स्केलर फॉर्म है इसका और ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद आज डिस्कस करना है कि बायोट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे और निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग, मतलब थोड़ा लंबा हो, बहुत इनफाइनाइट भी ना हो। ठीक है, ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा डेरिवेशन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी पर 3 या 4 टॉपिक बन जाएंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर, सेमी इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर, या कोई एल लेंथ का वायर जिसका डेरिवेशन आप करोगे। और बस, तो 2-3 आपके टॉपिक क्या हो जा रहे हैं, यहाँ से क्लियर हो जा रहे हैं। और ये अगर आपको आ गया तो मोटा मोटी बायोट-सेवर्ट लॉ कैसे लगाया जाता है तुम्हें ये समझ में आने लगेगा कि बायोट-सेवर्ट लॉ किसी वायर पे, भाई हमें तो बायोट-सेवर्ट ने बताया कि छोटे से करंट एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट के लिए, लेकिन अगर कोई लंबे से वायर के लिए निकालना हो तो तुम्हें कैसे निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आप यूज करोगे ये तरीका, सीख लो। ठीक है बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि बार बार पढ़ोगे तब आसान लगने लगेगा। तो आज डेरिवेशन करके बताते हैं इसका कैसे होता है। ठीक है, तो ये आज की बातें थी। और डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में, और जहां भी निकालना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड देख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो थंब की डायरेक्शन में करंट किधर, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट ये, मैग्नेटिक फील्ड ये। जैसे मैंने बताया था कि dl क्रॉस r लेते हैं, तो देखो dl से r की तरफ आओगे तो थंब आपका किधर जा रहा है, राइट हैंड निकाल लेना, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि dl क्रॉस r वाली बात सही है, r क्रॉस dl वाली बात क्या है, गलत है। ठीक है, एनालॉजी है ये। अब आज पढ़ते हैं आज का टॉपिक। ठीक है,
तो एक कोई लंबा सा स्ट्रेट, पहले डायग्राम अच्छे से बना लेता हूँ। एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये मेरा एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितना बह रहा है, करंट मान लो फ्लो कर रहा है I, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई करंट एलिमेंट काट दिया, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ काट लो, मान लेते हैं यहाँ पर काट लिया एक करंट एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट जिसका लेंथ कितना है dl, ठीक है, ठीक। और मान लेते हैं कि चलो नीचे ही काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मन आपको पूरे इस वायर में जहाँ आपको मन करे वहाँ आप काट लेना, ठीक है। हम यहाँ पर काट ले रहे हैं, ठीक है, dl, ठीक है। थोड़ा सा आपसे कर दे रहा हूँ, फिर से बना देता हूँ। I करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर मैंने क्या काट लिया, एक dl लेंथ एलिमेंट काट दिया। और मान लो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कहीं निकालना है, ऐसा समझो कि यहाँ पर निकालना है, इस पॉइंट P पर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस dl से यहाँ पर एक मिला देंगे, ठीक है, ये आपका पॉइंट P। यहाँ से इसकी दूरी को मान लिया कितना है, r है, ठीक है। और dl से r के बीच, ठीक है, कितने का एंगल है, थीटा का एंगल है। इतनी बात मुझे बायोट ने बता दी थी, बायोट सेवर्ट लॉ से पता है कि dl और r के बीच का एंगल है थीटा, और पॉइंट P से dl की दूरी को मान लो मैंने कह दिया r। तो इसकी वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछूंगा तो आप बता सकते हो कि dB = μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r²। ये बात आपको पता है अगर आप थोड़ा सा भी मतलब जो पुराना लेक्चर है उसको रिकैप करो तो, ठीक है। अब रही बात कि इस पूरे तार की वजह से चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किसकी वजह से है, तो एक छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं कि ये पूरे तार का जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाए। तो हम अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस तार का, जिसका लेंथ कितना है, मान लो कि इसका लेंथ है L लेंथ है, ठीक है, L लेंथ की तार की वजह से पूरे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मान लो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट ढूंढते हैं। तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया इस तार का O, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट P को जो कि लगभग सिधाई पे है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, मिला दिए, ठीक है। और इस डिस्टेंस को नाम दे दिए कितना, A, क्या बोल दिए, A, ठीक है, ये A है, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम इस कोने से, ये जो लास्ट वाला एंड है इसको नाम दे दीजिए आप कुछ, ये मान लेते थे M, ये N, ये O है ही, और ये P पॉइंट है, इसको भी कुछ नाम दे दो, Q दे दो मान लो, ठीक है, Q हो गया, ठीक। अब इन दोनों को यहाँ पर ले जाके हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अभी बताएंगे क्यों, थोड़ी सीधी बनाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा तिरछा हो गया अब, ठीक है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है। ये छोटे वाले एंगल को हम बोल दे रहे हैं क्या है, फाई है, ठीक है। ये वाले इस एंगल को बोल दे रहे हैं, ये कितना है आपका, ये वाले एंगल को किसी को φ1 किसी को φ2 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एंगल क्या है, φ1, और ये एंगल क्या है, φ2, ठीक है। समझ में आ रहा हो, पिक्चर क्लियर हो गया। ये बात समझ जाओगे तो बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर निकालना है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है, L, ठीक है। इस छोटे से लेंथ की क्या लेंथ है, dl है, ठीक है। अच्छा, इसको L पूरे को L ना मान के कैपिटल L पूरे को मान लेना, ठीक है। इस यहाँ से O से और dl के बीच की दूरी को क्या ले लेना, L ले लेना। O से और dl के बीच जो छोटी सी दूरी है उसको L ले लिए। पूरा लेंथ मान लो कि कोई L बराबर है, हमें नहीं पता कितना है L, ठीक है। ये हमें पता है कि O से L की दूरी इतनी है L, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, ठीक है, ये सारा बना दिए। ये तार मेरा इतना L लेंथ का, कैपिटल L लेंथ का, O से और dl के बीच में यानी Q के बीच की इसकी दूरी को L ले लिए। ये एंगल 90 दिख रहा है, ये थीटा है, ये फाई है, ये φ1 है और ये φ2 है, ठीक है। अब देखिए, इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये फॉर्मूला तो यही है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, जो ये R है ये भी कैसा है, वेरिएबल है, R वेरिएबल है, ठीक है। ये R जो है वेरिएबल है। अब मान लो यहाँ पर dl तुमने काट दिया तो ये R क्या कर जाएगा, ये R देखो थोड़ा गंदा हो जाएगा डायग्राम, दिमाग में रखना। ये R की अब वैल्यू बदल जाएगी और इस फाई की यानी बेसिकली ये थीटा जो dl से और R की दूरी है, ये थीटा भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हियर आवर थीटा एंड R
बोथ बिकम्स वेरिएबल। कैसे हो जा रहा है? वेरिएबल हो जा रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि अगर ये दोनों वेरिएबल हो गए तो हमें इस छोटे से वजह से तो पता चल जाएगा, छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अगर पूरे तार की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो हम नहीं बता पाएंगे उसको। ठीक है, तो क्या करें, इसके लिए क्या उपाय करें? तो हमारे पास एक ऑप्शन है, ये जो मैंने 2 पॉइंट लिया था m और n, यानी एक ये छोर इस वायर का और एक ये छोर, ये किस लिए लिया था? क्योंकि इनके बीच का एंगल जो सेंटर पॉइंट है वहां से मैंने एंगल डिसाइड कर दिया कि इधर जितने भी होंगे वो किधर होंगे, φ2 होगा। अगर तार और लंबा हो जाए तो m को और ऊंचा कर देना, एंगल देखो और बड़ा हो जाएगा, n को नीचे कर दोगे तो φ1 और बड़ा हो जाएगा। यानी हमारा वेरिएबल क्या है? φ1 और φ2। और इस φ को अगर हम इंटीग्रेट कर दे कहां से कहां, यहाँ इस सेंटर पॉइंट से जो जीरो एंगल, यहां से φ1 की तरफ नीचे और φ2 की तरफ ऊपर, तो सारे के सारे तार जो छोटे 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 एलिमेंट ले लेंगे वो सारे आ जाएंगे। देखो यहां पर एलिमेंट काट देंगे, यहां पर काट देंगे, ऐसे करोड़ों एलिमेंट काटेंगे। चार जितना लंबा होगा उतने ज्यादा एलिमेंट काटेंगे। और ये जो एंगल है देखो, यहां से सेंटर पॉइंट से इधर पूरा क्या है? φ1। तो तार जितना लंबा लो सारे φ1 की वजह से अगर इंटीग्रेट कर दे, φ1 से लेकर के φ2 या φ2 से लेकर के -φ1, क्योंकि एक ये बीच का है तो ये जीरो पे जो साइन कन्वेंशन अगर आप समझते हो तो एंगल जो ऊपर है या जो लेंथ ऊपर है उनको क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और जो नीचे है उसको निगेटिव। तो अगर हम φ2 और φ1 पूरा इंटीग्रेट कर दे, φ1 से लेके φ2 या φ2 से लेके φ1, सिंपल भाषा में, तो जितने भी लेंथ एलिमेंट काटे हैं सबकी वजह से जो छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड है सब क्या हो जाएगी? कंट्रीब्यूट हो जाएगी एक बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कि इस तार की वजह से है। इसका लेंथ जरूर कुछ भी हो, हमें नहीं मतलब उससे। ठीक है, हम φ1 φ2 को कवर करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, देखो इसमें क्या करेंगे हम, इस dl को अपने वेरिएबल ये l भी dl को हम चेंज करेंगे किसमें? φ और a में। a देखो कांस्टेंट है, हमेशा a यही रहेगा। ठीक है, a और φ में, φ को क्या कर सकते हैं हम? इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए φ को सेलेक्ट कर रहे हैं, आवर कांस्टेंट वेरिएबल। और फिर साइन थीटा को भी क्या करेंगे हम? कन्वर्ट करेंगे φ में। और फिर r को भी क्या करेंगे? थीटा और φ के टर्म्स में, a और φ के टर्म्स में। इग्नोर किसको करेंगे? μ0/4π और i को, i तो करंट सेम है। इन तीनों चीज को अभी से कहानी के हिस्से से अलग कर देना। ये आसान बता रहा हूँ, बहुत बार ये डेरिवेशन आदमी कर लेता है तभी इतना आसानी से बता पाएगा। ठीक है, तो dB की कहानी हो गई μ0I/4π। ये सारे कांस्टेंट चीजें हैं जो बदलाव नहीं हो रहे हैं, इनको अलग लिखे, यहाँ लिखे dl sin θ/r²। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इससे कहानी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में आप लोग देखिएगा OQP, इसका हम बड़ा वर्जन यहाँ पर बना देते हैं आपके लिए। OP और Q, ये डिस्टेंस कितना है? L, ये डिस्टेंस कितना है? A, और ये डिस्टेंस कितना है? R। ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? DL और R के बीच थीटा, यहाँ छोटा सा आपका DL जो है। और ये एंगल कितना माने हम? फाई, छोटा सा फाई। ये φ1 φ2 से अलग फाई है। ठीक है, अगर इस फाई को मैं कहूँ कि फाई की वैल्यू कितनी होगी या थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से कितनी होगी, तो देखिए थीटा + 90 + फाई, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। कोई भी ट्रायंगल हो तो बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। अगर इतनी बेसिक बात नहीं आती है आपको तो बहुत दिक्कत है। यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालूँ मैं तो कितना हो जाएगा? 180 -90 - फाई, यानी थीटा कितना आ गया? 90 - फाई, इक्वेशन नंबर 2। अब ये कहने के लिए तो आसान बात है कि कितना आसान बात बता दी है। यहाँ पर गेस करने में बहुत कठिन होगा, आपको ट्रायंगल अलग बना के सोचना पड़ेगा। थीटा को क्यों मैंने 90 - फाई के टर्म में लिखा है? बिकॉज आई वॉन्ट दिस साइन थीटा टर्म टू बी इन फाई, क्योंकि हमें किसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? फाई। थीटा को तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हम इसको कैसा बनाना चाह रहे हैं? फाई के टर्म्स बनाना चाह रहे हैं। अब देखो ये कितना आसान हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसी ट्रायंगल से तीसरा काम कर लेते हैं। इसी ट्रायंगल में आप देखो ये जो है आपका L, ये थीटा के सामने क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। L/A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan फाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रायंगल में क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, तो L = क्या हो जाएगा? A × tan फाई। ठीक है, क्यों मैं बदलना चाह रहा हूं भाई इस dl को? बिकॉज आई हैव टू डेरिवेट इन टर्म्स ऑफ A एंड फाई। अब देखो ये क्या हो जाएगा? dl, दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? A, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec² थीटा, यानी sec² फाई d फाई। यही तो होता है डेरिवेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अगर एक भी बात मिस करोगे तो नहीं समझ में आएगा। किताब तो पढ़ते रह जाओ, कभी समझ में नहीं आएगा।
ठीक। अब इसमें क्या है देखो, डीएल का काम हो गया, साइन थीटा का काम हो जाएगा, आर स्क्वायर बचा है। यानी इस ट्रायंगल से आर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल देखो ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और बेस ले लेते हैं क्योंकि हमको ए और आर चाहिए। देखो कितना सिंपल है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, कॉस फाई, यही तो होता है। अच्छा, तो हम इसको लिख सकते हैं, और हमको क्या चाहिए, कॉस फाई, आर की वैल्यू चाहिए। आर को मैं चाहता हूँ ए और फाई के टर्म में लिखा जाए। तो आर इजकल्स टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन कॉस फाई, यही तो हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं आर इजकल्स टू ए सेक फाई, लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ये है इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब कहानी में कुछ नहीं बचा, अब बस तुमको रखना है और काम करना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को कहाँ रख देना है तुमको, 1 में। कहानी खत्म हो जाएगी। देखो कैसे, डी बी इजकल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, जिसको हमें छेड़ना नहीं है। डीएल की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई साहब, डीएल की जगह मैं इक्वेशन नंबर 3 से लिख रहा हूँ ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। देखो मेरा डी थीटा जो था वो मतलब थीटा वाला कहानी किस में आ गया, फाई में आ गया, और डी फाई आ गया तो इंटीग्रेट करना आसान हो गया, इंटीग्रेशन आसान हो गया। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन, और थीटा की जगह क्या लिखूंगा बताओ, 90 माइनस फाई। कुछ नहीं करना है, साइन 90 माइनस फाई, पूरे को बंद कर दिए। अब आर की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए सेक फाई, यानी आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। बस यही तो करना है। सारे चीज़ें आसानी से मैंने यहाँ से पकड़ा और इसमें भर दिया। अब देखो ये कितनी आसानी से लिख सकता हूँ मैं, डी बी इजकल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यानी कॉस फाई। नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। कहानी का आधा हिस्सा खत्म, सारे टर्म किस में आ गए, ए और फाई में, जो कि मेरा क्या था, मकसद था। अब कहीं अगर इसको छाप लियो तो ऊपर से मिटाऊं और यहाँ की बात ऊपर ले जाऊं। ठीक है, तो होपफुली छाप लिए होगे, इसको मिटा देता हूं ऊपर से। इन सारे टर्म्स को अपने दिमाग में रखना, जहां मिस हो जाएगा डेरिवेशन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो सारे टर्म्स को अपने दिमाग में बैठा के रखना कि कहां से क्या आया था। ठीक, अब देखो इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, डी बी इजकल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अभी भी ये बिना छेड़े हुए लोग हैं। ठीक है, इनको हमने छेड़ के किस में बदल लिया है, फाई और ए में। ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई अपॉन क्या है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब ये सेक स्क्वायर फाई खत्म कहानी इसकी। डी बी क्या बचा आपका, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई। अच्छा, एक ए से ये भी बेचारा मर जाएगा, ये छोटा सा ए बन जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई ए, और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई आ गया। ठीक, अच्छा, अब ये हमारा छोटा सा एक मैग्नेटिक फील्ड डी बी है, जिसको किस में हमने लिख दिया, ए ऊपर कैसे आ गया भाई, ए ऊपर नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमें ये तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से थी, एक छोटे से लेंथ एलिमेंट डीएल की वजह से। अगर पूरे मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब रही बात की लिमिट क्या लेंगे, इंटीग्रेट करना तो आसान है, तो लिमिट आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि डीबी का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, पहली बात बी, और यहाँ से सारे कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आओ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और इंटीग्रल के अंदर क्या बच गया भाई साहब, कॉस फाई। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऊपर वाले चीज को क्या ले लेना, तुम पॉजिटिव ले लेना अपर लिमिट को, और नीचे वाले लिमिट को क्या ले लेना, निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, फाई 2 से लेकर के माइनस फाई 1, और यहाँ पर एक डी फाई छूट गया था भाई साहब, डी फाई को लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, डी फाई। ठीक, अच्छा, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ये कॉस फाई अब क्या बदल गया, साइन फाई, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, फाई 2 माइनस फाई 1। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन फाई 2 अपर लिमिट माइनस ऑफ साइन माइनस फाई 1। ठीक है,
तो आपको पता है कि माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरे इस लंबे वाले तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल ली। कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। साइन फाई 1 की कहानी क्या है कि जितने भी यहाँ से एंगल फाई 1 है सारे के जितने भी आपने लेंथ एलिमेंट काटे थे सबकी वजह से छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, साइन फाई 2 की वजह से बता दिया, ठीक है, ऊपर वाले के लिए। और आपका ए जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कहानी लगभग खत्म है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, इस इक्वेशन को नोट करना, बाकी इसमें नोट करने लायक कुछ भी नहीं है। डेरिवेशन होपफुली आपको आ गया होगा। इसको करना क्या है, 3 से 4 बार करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले दिमाग में बताना है कि क्या करना है। तो डीएल की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप जानते हो, उसको लिख लेना। फिर जितने भी टर्म यहाँ पर है इस ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल से ही खेल देना है पूरा, ओ क्यू पी से सबको क्या करना है, ए और फाई में बदल देना। एनी हाउ बदल लिए, बदलने के बाद कुछ नहीं करना है, फाई 1 से लेके फाई 2 से लेके फाई 1 तक इंटीग्रेट कर दो, खत्म कहानी। सारे लेंथ एलिमेंट अपने आप उसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, चाहे कितना भी लंबा तार ले लो। अब कहानी को बताता हूँ आगे। बस ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। डायग्राम तो मिटाना नहीं चाहिए था, चलो मिट गया, तुम लोग दिमाग में रखना अपने डायग्राम को, पूरा ही मिटा ही देते हैं, फिर से समझा देते हैं इस चीज को। चलिए मिट गया ये। अब देखिए हमने निकाल लिया b की वैल्यू ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, ब्रैकेट में कितना आया था, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही तो आया था। चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करना है, एप्लीकेशन इसका है इसी वायर से वटला का, जो कि लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि मान लो आपका वायर कैसा हो, वायर जो हो आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, उस केस में कहानी क्या हो जाएगी, इमेजिन करना। इमेजिन करने से सब चीज आ जाता है। फिजिक्स में क्या होता है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, ठीक है। तार की लंबाई पहले मैंने बोला था कुछ एल, बड़ा सा एल, कुछ बड़ा सा था। अब इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग कर रहे हैं, मतलब हमको पता ही नहीं है कहाँ तक है, ऊपर इसके आगे भी होगा कहीं इस प्लास्टिक पे, यानी ये पेपर पे, खत्म। नीचे भी क्या है, बहुत नीचे है। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ओ पॉइंट ये था ना, ठीक है, पी पॉइंट ये था ना, अच्छा ये ए दूरी थी, ठीक है। ये फाई 1 था तुम्हारा, जो कहीं यहाँ से आ रहा था पहले, अब कहानी बदल जाएगी, और कहीं यहाँ से फाई 2 तुम्हारा था, या फाई 2 ऊपर वाले के लिए थे, फाई 1 नीचे वाले के, जैसा भी लिए थे, कोई मसला नहीं है उससे, ठीक है। अब इसको ऐसा समझो कि ये तार, इसके मुंह को टच कराने जाओगे तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि एक छोटे क्लास में पढ़ोगे 2 पैरेलल लाइन मीट्स एट इंफिनिटी, यानी कि ये लाइन और ये यहाँ से लाइन अगर ऐसे सीधा ड्रॉ कर दे, दोनों कहाँ जाके मिल जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो ये कितने का एंगल बना देगा भाई, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा फाई 1 जो है ये ऐसे सीधा हो जाएगा फाई 2 90 डिग्री, और फाई 1 भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ऐसा ही तो होगा। यानी उस समय कहानी क्या हो जाएगी इसकी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इतना तो पता ही होगा, 1 + 1 यानी कि 2। तो ये देखो क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, एक लॉन्ग स्ट्रेट, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग कोई वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच फाई 1 और जो फाई 2 था वो किसमें बदल गया है, 90 डिग्री पे। क्यों, ये कहानी क्यों मैंने सोचा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन कहाँ जाके मिल जाती है, इन्फिनिटी पे, यानी ये तार और ये लाइन कहाँ जाके मिल जाएगी, इन्फिनिटी पे। अच्छा, कहानी के अगले हिस्से में आते हैं। अगर आपके पास कैसा हो, सेमी इनफाइनाइट वायर हो, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सेकंड केस है, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में क्या हो जाएगा कहानी कि एक तो है मिलेगा आपका इन्फिनिटी पे, क्योंकि एक तार इन्फिनिटी और नीचे मान लो इन्फिनिटी नहीं है यहाँ कहीं, ठीक है।
तो एक एंगल आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और एक मान लो साइन फाई 1 है और दूसरा क्या हो जा रहा है, साइन 90 हो जा रहा है। ठीक है, तो एक तो आपका एंगल 90 होगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन फाई 1 या साइन फाई जो भी रहेगा। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही एक दो केस, अब तो कोई केस नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि फाई 1 और फाई 2 एक ही जगह हो जाए तो दोनों ये जीरो हो जाएंगे, वो कहानी हटा दो, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट जीरो हो जाता है, उससे कोई हमें मतलब है नहीं। यही दो केसेस बन सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब कल आप पढ़ लेना मुझसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर लिख दे, इसलिए देता हूं ताकि याद रहे मुझे क्या पढ़ाना, और क्वाड्रेंट, इन तीनों की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये कल डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर की वजह से, सेमी सर्कुलर और क्वाड्रेंट की वजह से क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड बनती है, किसकी वजह से बनती है, करंट कैरिंग, ये तीनों चीज रहेंगे। किस मेथड से निकाल देंगे, वही पुराना अपना बायोट सेवर्ट मेथड से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।